So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 61 of the series and taken a good question from Thermodynamics JEE Main paper 2019. So let's solve this one. पहले आप लोग ट्राई करो एंड देन, और फिर से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यार, JEE मेंस तक आप इस सीरीज़ को फॉलो करते जाओ, देखना आपको बहुत बेनिफिट होगा, बेहतरीन रिवीजन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, एक फेस ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, आयोडीन गैशियस में जा रहा है, सब्लिमेशन सॉलिड से गैशियस में जा रहा है, और दोनों की स्पेसिफिक हीट्स दिए हुए हैं, और 200 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है, और 250 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाता है, डायरेक्टली किरचॉफ्स इक्वेशन यहाँ लगाना। बट फिर डाउट आ जाता है, सर ये ग्राम में दिया हुआ है, उसमें मोल में रहता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। सभी चीज़ें ग्राम में दी हुई हैं, कोई यूनिट कन्वर्ट करने का यहाँ पे ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाला है। एक बार चलो इसके पीछे का आइडिया भी देख लेते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन लगा के लिख दूंगा तो तुरंत आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा किरचॉफ्स इक्वेशन के पीछे का आइडिया भी देखते हैं, और तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ इट इज़ डिराइव्ड। तो आप ये देखो कि सपोज करो मैं टेम्परेचर T2 पर, एक इसको इंडिविजुअली देखो, इसको इंडिविजुअली देखो, और आपको पता है ना एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला, इट इज़ एक्चुअली Cp इंटू डेल्टा टी। ये Cp जो है ये टोटल हीट कैपेसिटी, ये टोटल हीट कैपेसिटी होता है। जब आप NCp डेल्टा टी लिखते हो तो वो Cp मोलर हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है यहाँ पे, और NCp एज अ होल इज टोटल हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे टोटल हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, ये डेल्टा एच का फॉर्मूला है फॉर अ सब्सटेंस। तो लेट्स कंसिडर I2 गैशियस एज अ सब्सटेंस। तो मैं क्या लिखूंगा, enthalpy of I2 gaseous at temperature T2 minus enthalpy of I2 gaseous at temperature T1 is equals to Cp delta T। Cp delta T, इसी का Cp लेना होगा, ठीक है। I2 गैशियस या वेपर जो भी है 0.031 डेल्टा टी तो 50 डिग्री दिख रहा है, केल्विन में करो डिग्री में करो, डेल्टा है तो वो सेम ही रहेगा। तो ये आपको मिल रहा है 50 के आसपास, 50 एग्जैक्ट। और इसी तरह से आप अगर सॉलिड के लिए जाओगे तो यू हैव टू राइट HI2 सॉलिड एट टेम्परेचर T2 माइनस HI2 solid at temperature T1 is equals to specific heat of this। मतलब आप तो टोटल हीट लिखना है, लेकिन 1 ग्राम के लिए डेटास दिए हुए हैं, 1 ग्राम और स्पेसिफिक हीट, तो वो टोटल हीट कैपेसिटी ही है। तो दैट इज 0.055 इंटू 50, ये कुछ ऐसी वैल्यू बन रही है 0.055 इंटू 50। अब अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। देखो दिख रहा है, product minus reactant, this is delta H of reaction। तो yes, we will get delta H of reaction at T2 temperature is equals to delta H of reaction at T1 temperature, और ये तो टोटल हीट कैपेसिटी ही है। स्टोइक्योमेट्रीज भी 1 है, वैसे स्टोइक्योमेट्री से हमको मतलब नहीं है, हमको पर ग्राम में दिया हुआ डेटा,
ठीक है, डेटा पर ग्राम में दिया हुआ है, तो ये हीट कैपेसिटी, तो दिस माइनस दिस, तो ये कितना आ रहा होगा, ये आ रहा है शायद ये आ रहा है -0.024 इंटू 50, और ये दिया हुआ है डेल्टा एच T1 मतलब 200 डिग्री वाला, इट इज़ 24, तो 24 माइनस 50 ऑफ दिस, दैट इज़ 24 माइनस 1.8 के आसपास कुछ, क्या कुछ 24 से थोड़ा कम वैल्यू, हाँ इट इज़ 22.8. दिस इज़ द करेक्ट आंसर इज 22.8, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड किरचॉफ्स इक्वेशन. डेल्टा एच रिएक्शन एट T2, हमने अपनी थर्मोडायनेमिक्स वाले कोर्स में इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, और दिस इज डेल्टा Cp इंटू T2 माइनस T1. दिस इज किरचॉफ्स इक्वेशन. अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि एकदम NCERT से उठा हुआ नहीं है. किरचॉफ्स इक्वेशन चलो थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट आता है, ठीक है, उस पे क्वेश्चन था. ओके, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स को इसी तरह से करना है. देख रहे हैं आप सभी लोग कि जेई मेंस में जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत डीप में कंसेप्चुअल नहीं आ रहे, ऊपर ऊपर से सभी चीज़ों को अगर आप देख लेते हैं, फॉर्मूलाज थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये ध्यान में रख लेते हैं, तो आप थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.